नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके खुद के चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन क्लासेस में। देखो भाई, हमने क्लास 10th का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स खत्म कर लिया है। सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में है, जाकर देख लो। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या अपने जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ टीचर बनना चाहते हो ना केमिस्ट्री का, तब भी जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चों की ये शिकायत हो सकती है कि भाई देखो, अभी क्या होता है, एक वीडियो में ही वन शॉट के नाम पर 1-1.5 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म करा देते हैं, और हमारे तो एक एक कॉन्सेप्ट ही इतने बड़े हो जाते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो तुम्हें इतनी बड़ी वीडियो बना रहे हैं सर। और एक बात बता दूं कि भाई मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने हैं, ठीक है, अपने क्लियर नहीं करने हैं। सब कुछ मैं पीडीएफ पे लिख लेके आऊं, बस मैं आपको बताता रहूं और आपकी पीडीएफ आगे बढ़ाता रहूं, खत्म हो जाएगा 1-1.5 घंटे में। लेकिन वो चीज कब आएगी, जब आपको रिवाइज करना हो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो आपको समझना होगा। यही चीज आपको पेड लेक्चर्स में मिलती है, जो आपको वन शॉट में 1-1.5 घंटे में चैप्टर खत्म करा रहे हैं। इन सबके पेड बैच होंगे, जाके चेक करोगे तो आपको सीक्वेंस में करा रहे होंगे, वो आपको हम फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, तो आज का चैप्टर क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है हमारे पास। कौन सा है? मेटल्स और नॉन मेटल्स। उसमें समझेंगे व्हाट इज मेटल, कि क्या है भाई मेटल, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। मैं कह रहा हूं आज के बाद दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर दिक्कत आती हो ना, सर मेटल किसे बोले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज का इस लेक्चर को देखो, समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ाऊं तो इससे पहले हम समझ लेते हैं भाई कि क्लास 9th चलते हैं। क्लास 9th में आपने मैटर को समझा होगा, ठीक है। तो आज हम समझते हैं किसके बारे में, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसको देखते हैं भाई। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो हम बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन की। और वो क्या है, जैसे मान लो अगर मेरे पास मैटर है, मैटर है, ठीक है। इस मैटर को अगर हम क्लासिफाई करें तो एक मैं कह सकता हूं प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंसेस, और दूसरा कह सकता हूं इम्प्योर सब्सटेंस। क्या कह सकते हैं? इम्प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस। डन। इस प्योर सब्सटेंस को भी हम आगे डिफाइन करते हैं, तो ये दो कैटेगरी में बढ़ जाएगा। एक हम कहते हैं एलिमेंट, एलिमेंट्स, और दूसरे को कहेंगे कंपाउंड्स। ठीक है, इस इम्प्योर सब्सटेंस को हम अलग से नाम दें तो हम बोल सकते हैं, इसे हम मिक्सचर भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? मिक्सचर। और इस मिक्सचर को देखें तो दो पार्ट में ये भी बढ़ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं होमोजीनियस और एक को हेटेरोजीनियस। ठीक है, इस एलिमेंट्स को देखें तो इस एलिमेंट्स के भी हम अगर बात करें तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक है हमारे पास मेटल, एक है हमारे पास नॉन मेटल, मेटल्स, और एक है हमारे पास मेटेलॉइड, द लॉइड्स। ठीक है, और यहां बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड में हमारे पास थे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। याद करो, यही सेकंड चैप्टर था जो हमने पढ़ा था, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। याद है? ये समझाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, मैं अभी थोड़ी देर में क्लियर करा दूंगा कि हमारे पास क्लासिफिकेशन है भाई। हमने जो कंपाउंड्स पढ़े थे वो पढ़े थे एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि सेकंड चैप्टर में थे। लेकिन जो हमें अब पढ़ने हैं वो क्या पढ़ना हो गया, एलिमेंट्स के बारे में, जो हमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में बताता है। एक बार अगर समझे तो क्या है भाई, हमने अगर पढ़ा था एसिड्स बेस सॉल्ट में, मैं बोलता था चलो जैसे HCl पढ़ लिया था, ठीक है जी, जैसे मैंने NaCl पढ़ लिया था जी, जैसे मैंने कहा CO2 पढ़ लिया था गैस। क्या बात समझ में आई? ये अगर गौर से देखा जाए तो किन से बने हुए हैं, ये H हाइड्रोजन से और किससे, क्लोरीन से। ये किससे बना था भाई, ये सोडियम से और क्लोरीन से बना था। और ये किससे बना था भाई, कार्बन से और CO ऑक्सीजन से बना था।
ठीक है, इन्हीं से बने हुए थे, इन्हीं से बने हुए तो इन्हीं में टूट सकते हैं। अगर इसे पानी में डाल देंगे तो ये एक्वस में आ जाएगा H+ और ये नेगेटिव ऐसे था, समझा था हमने, प्लस में एक्वस फॉर्म में, और यहां पर एक्वस फॉर्म में किस में था, माइनस में। ठीक है, ये गैसेस फॉर्म में था। डन, ऐसे बना था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अलग अलग एलिमेंट्स थे, इनसे मिलकर बना हुआ था। ठीक है, इनसे मिलकर बना हुआ था। लेकिन अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं, एलिमेंट्स में अगर मेटल की बात करूं, मान लो एक कोयला लो, कोयला मतलब कॉइल, है ना, कोयला लो, उसे तोड़ो, तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। उसे और तोड़ो तो क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। और तोड़ो, कोयला मिलेगा। आप गोल्ड ले लो, गोल्ड को तोड़ो, क्या मिलेगा, गोल्ड। और तोड़ो, गोल्ड। और तोड़ो, गोल्ड। तो गोल्ड ले लो, आयरन ले लो, एल्युमिनियम ले लो, कुछ भी तोड़ोगे तो क्या बनेगा, वही मेटल होगा जो था। समझ में आया? इसका मतलब है मेटल एलिमेंट से बने होते हैं, है ना, सेम एलिमेंट से हो सकता है। एलिमेंट अगर एलिमेंट है तो वो, अब मेटल हो कोई सा भी हो सकता है, मतलब कि कोई भी मेटल ले लो, उसे तोड़ेंगे तो वही मिलेगा। तो वो किस में होता है, एलिमेंट्स की फॉर्म होती है। और कंपाउंड्स में दो अलग अलग चीजों से मिलकर बना था, अगर उसे तोड़ेंगे तो दो अलग अलग चीज मिलेंगी हमें। तो ये तो हमने कर लिया था सेकंड चैप्टर में। अब हमें क्या पढ़ना है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स भी है कुछ, है ना, वो देखेंगे। अब अगर मैं हिंदी में बोलूं तो भाई, इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं धातु, इसे इसे बोलते हैं अधातु, और इसे बोलते हैं उपधातु। ठीक है, जैसे होता है ना प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। ठीक है, ऐसे ही ये भी है, धातु उपधातु। अगर मैं पूरी प्रोडक्ट टेबल की बात करूं तो उसमें अगर 118 एलिमेंट्स हैं तो करीब 90 से 91 के पास आसपास सिर्फ मेटल्स हैं। तो मेजर जो क्वांटिटी है वो किसकी है, मेटल्स की। इसलिए मेटल्स को पढ़ना जरूरी है। तो बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, सर इतने सारी क्वांटिटीज है, पता कैसे चलेगा मेटल कौन सा है, कैसे देख के बताएं। जो मेटल हमारे सामने होते हैं उन्हें तो पहचान लेते हैं भाई, आयरन देख लिया आपने, लोहा देख के बता दोगे, सोना देख के बता दोगे, पीतल देख के बता दोगे ना, सिल्वर देख के, तांबा देख के ही तो बता दोगे। लेकिन अगर कोई ऐसा मेटल है, सोडियम देख के बता पाओगे, मेटल है सोडियम, बहुत बच्चों ने नहीं देखा होगा, देख लिया होगा, किताबों में देख लिया होगा, है ना, ऐसा बता पाओगे। तो ये है कारण, आज इसी को समझना है कि मेटल्स कैसे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डेफिनेशन के बारे में, क्योंकि ये डेफिनेशन पता होना चाहिए। मैं इस डेफिनेशन को भी दो कैटेगरी में बांटता हूं। एक कैटेगरी क्या है कि केमिकल कंपोजिशन की, मैं बोलता हूं केमिकल डेफिनेशन का नाम दे देता हूं उसे, केमिकल क्या होता है, केमिकल। और एक को बात कर देता हूं फिजिकल की। तो दो डेफिनेशन है, अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तब हमारे पास एक प्योर डेफिनेशन मिलेगी, जिसे हम ऑथेंटिक डेफिनेशन मान सकते हैं, या दोनों से मिलाकर एक बनी हुई डेफिनेशन। इसे आप पेपर में लिख के आना, आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। समझ लेते हैं। केमिकल डेफिनेशन का मतलब है भाई, जो केमिकली से पता चल पाए, केमिकल कंपोजिशन हो, या हम अपनी खुली आंखों से ना देख पाए। जैसे देख लेते एक बार, ए मेटल इज एन एलिमेंट। अब शायद समझ में आएगा एलिमेंट, क्योंकि ये वर्ड लिखा था ना भाई, चीजों को समझोगे तो हर चीज का समझना। अगर आपको वर्ड का मतलब नहीं पता और कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो इसका, और बता भी नहीं रहा है, तो इसका मतलब भाई कंफ्यूजन वहीं से पैदा हो जाएगी। अगर कोई चीज आई है तो उसे समझ लो। तो ए मेटल इज एन एलिमेंट लिखा है भाई, एलिमेंट का मतलब अभी समझाए कि जिसे हम जितना भी तोड़ लेंगे तो वो वही रहेगा। ठीक है, ए मेटल इज एन एलिमेंट दैट फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस, जिसे हम कटाइन के नाम से जानते हैं, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड हैज ए टेंडेंसी टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव बॉन्ड्स। अब मुझे बताओ, इसमें दिखाई दे रहा है आपको इलेक्ट्रॉन लूज करना, ये मैटर, इसको समझेंगे। ठीक है, ये बेसिक ऑक्साइड वर्ड आ गया, इसे क्या, इसे कैसे समझेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बॉन्ड्स, इन्हें समझेंगे। ठीक है, पॉजिटिव आयंस फॉर्म होते हैं जिसे हम कटायन बोलते हैं, इन्हें भी समझेंगे। एक छोटी सी डेफिनेशन में जो जो वर्ड सामने आ रहे हैं उन सबको समझेंगे, तब जाके इस डेफिनेशन का मतलब समझ पाओगे आप। बस समझ में, रटना ही नहीं है सिर्फ, अरे रटने से काम चलता तो दुनिया का काम चल जाता है यार। ठीक है, रटने से काम नहीं चलेगा भाई, आपको समझना होगा चीजें। तो अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी इसके बारे में बात करूं डेफिनेशन के, तो वो क्या है भाई, ए मेटल इज अ टाइप, यहां पर भी क्या, ए मेटल इज अ टाइप ऑफ एलिमेंट, यहां पर भी एलिमेंट है भाई, बात तो सही है ना, दैट इज यूजुअली हार्ड, जो जनरली क्या होती है, हार्ड होती है, साइनी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स, जिसे हम मेलेबल बोलते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है मेलेबल,
अभी समझेंगे, सब समझेंगे, फिलहाल डेफिनेशन की बात हो रही है। और ड्रॉन इनटू वायर्स, जिसे हम डक्टाइल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई फिजिकल, जिसमें क्या है, इन सबको आप जानते हो। जैसे भाई एक ऐसा एलिमेंट है जो यूजुअली हार्ड होता है, हार्ड चीज समझते हो, हार्ड और सॉफ्ट को समझते हो, आप देख सकते हो, फिजिकली देख सकते हो, ठीक है, महसूस कर सकते हो। गुड कंडक्टर, कंडक्टर है भाई किसका, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आप किसी मेटल को गर्म करो तो आपको थोड़ी देर बाद वो मेटल, मान लो जैसे कढ़ाई रख दिया आपने गैस पर, तो कढ़ाई के जो ऊपर वाले जहां पकड़ते हैं हैंडल्स, वो उनपे प्लास्टिक नहीं होती नॉर्मली, क्योंकि ठीक है। तो अगर आप उसे पकड़ोगे तो नीचे से गर्म हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, कढ़ाई के हैंडल भी गर्म हो जाते हैं, तो कपड़े से उठानी पड़ती है। तो ये क्या, हीट कंडक्ट हो रहा है, समझ रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी, मेटल में अगर कहीं से आपकी रेलिंग वगैरह होती है, आप कहीं से अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए, तार लग जाए करंट का, तो उसमें कभी कभी अर्थिंग आ जाती है। तो कैसे आ रही है, क्योंकि करंट कंडक्ट हो रहा है। तो ये आपको पता चल जाता है, आप नॉर्मली देख सकते हो, उसके लिए कोई साइंस की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। दूसरा क्या है, कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स। आप पतली पतली शीट्स में मेटल को बना सकते हैं। क्या कोयले को तोड़ के मैं शीट बना सकता हूं, नहीं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब अगर मैं बोलता हूं मेटल के वायर देखे होंगे आपने, कॉपर के घर में जो वायर होते हैं ना, वो वायर होते हैं। क्या इसे किसी और चीज से बना सकते हैं, मतलब मेटल को छोड़ के किसी चीज से नहीं बना सकते। तो ये सारी चीज क्या है, फिजिकली जो हमारे पास फिजिकल डेफिनेशन है, उसमें सर फिजिकल जो अपीयरेंस है उन्हें दिखाने की कोशिश कीजिए। अगर इन दोनों से मिलकर मैं तीसरी डेफिनेशन पे आता हूं, मैं बोलूं ए मेटल इज ए सब्सटेंस दैट easily loses electrons to form positive ion and usually signs conduct heat and electricity well and can be hammered into sheets and drawn into wires। तो इसमें फिजिकल और केमिकली दोनों ही डेफिनेशन इन्वॉल्व होकर बनाई गई एक डेफिनेशन है। इसे पेपर में लिखना, नंबर पूरे मिलेंगे। अब समझ लेते हैं इस पहली डेफिनेशन में जो लिखे हुए वर्ड है उनको समझते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको शायद मेटल को समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। दिखाई तो दे रहा है गोल्ड। चलो सबसे पहले हम केमिकली डेफिनेशन को समझेंगे। उसमें कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि मेटल है 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। अच्छा, आउटर मोस्ट सेल को पहले समझते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया सोडियम, क्या ले लिया, सोडियम। यहां पर लिखा होता है इसके प्रोटॉन्स का नंबर, क्या बोलते हैं इसे, इसमें क्या, ये क्या होता है 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। इसी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या बोल दिया गया, इसी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोल दिया गया क्या, एटॉमिक नंबर। क्या बोल दिया गया, एटॉमिक नंबर। देन इसी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोल दिया गया एटॉमिक नंबर। तो आपको ये पता होगा एटॉमिक नंबर का मतलब है प्रोटॉन्स की संख्या उस एटम के अंदर। क्या बात आई समझ में। अब मैं एक चीज और बोलता हूं कि मैं ये बोल दूं आपसे कि किसी भी एटम में शुरुआत में जो आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाई दे रहा है, जो अपनी एलिमेंट्री स्टेट में, अगर उसकी बात करें तो शुरुआत में क्या होगा भाई, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा सा कंक्लूजन है समझने के लिए। ये छोटी सी चीज जरूर है, लेकिन ये डिसाइड करेगी आपको आगे की चीजें। कैसे, कि भाई जितने भी किसी एटम है उसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। कहने का मतलब समझते हैं कि मैं अगर ये बोलूं कि सर इसमें तो ये जो 11 नंबर था वो एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर प्रोटॉन से बताया जाता है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए भाई, 11। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्लस का होगा। अब इलेक्ट्रॉन भी 11 होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किसका होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब नेगेटिव लगा देंगे। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इन दोनों का ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, अगर दोनों का ओवरऑल चार्ज प्लस का 11 माइनस का 11 अगर कैंसिल आउट हो जाएंगे प्लस माइनस की चीजें, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। और 0 का मतलब है न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। और जिसपे कोई चार्ज नहीं होता उसे क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रल। इसका मतलब समझ में आ गया सर, कोई भी एटम होगा शुरुआत में क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूं, हर मतलब जब जब जरूरत पड़ी है हर वीडियो लेक्चर में देख लेना, जहां जरूरत पड़ी होगी जरूर बताया होगा। लेकिन क्योंकि अभी मेटल को समझना है तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो हम पॉजिटिव चार्ज को भी समझेंगे, इसलिए समझाने की जरूरत पड़ रही है। जो बच्चा पहली बार देखे उसे भी पूरी तरह से समझ में आए कि वाकई में मेटल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इतने सारे एलिमेंट्स हैं।
बात समझ में आई? चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, इससे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि सर जब बराबर दे रखे, आपके मन में आना चाहिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो, और आप एक लर्निंग स्टूडेंट हैं तो, है ना, कि भाई सर जब किसी एटम में जो नंबर यहां लिखा होता है उसे हम प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं, और प्रोटॉन किसी भी एटम में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, तो हमेशा एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या से क्यों बोलते हैं? जब बराबर ही होना है तो हम इलेक्ट्रॉन के नंबर में जितने आते हैं उसे क्यों नहीं बोलते एटॉमिक नंबर? है ना, ऐसा आना चाहिए ना, बराबर है तो आंसर क्या है? आंसर सिर्फ इतना सा है कि भाई प्रोटॉन नंबर जो होते हैं ना, प्रोटॉन की संख्या, वो किसी भी एटम में फिक्स होती है, फिक्स्ड होती है, वो कभी भी कम बढ़ती नहीं हो सकती। एक बार हो गया तो हो गया, फिक्स है, एक बार हो गया डिसाइड तो हो। जैसे यहां पर ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कहां होते हैं भाई? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस में अगर मैं देखूं तो ये अगर सोडियम का अगर स्ट्रक्चर है तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 11 होंगे। ये 11 ही रहेंगे भाई, कोई किसी के औकात नहीं है इन 11 को खत्म कर दे। ये 11 रहेंगे, ना इनमें चुरा सकता ना कोई डाल सकता, ये 11 रहेंगे, क्योंकि ऐसा मान के चलो कि ये हमारे पास प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, इनके अंदर प्रोटॉन्स हैं और एक लेयर में 2 गार्ड खड़े हैं, फिर उसके बाद 8 गार्ड खड़े हैं, फिर उसके बाद एक गार्ड खड़ा है। ये गार्ड इसकी सब रक्षा कर रहे हैं। अगर कोई इन तक टक्कर देगा, इन्हें मारने की कोशिश करेगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन मर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, है ना, ऐसा मान चलना। फिलहाल समझना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमारे पास प्रोटॉन्स की संख्या होती है वो फिक्स होती है, वो कहीं जाती नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन है जो जा सकता है और आ सकता है। ये आवारा है भाई, ये कभी जा सकता है और कभी आ सकता है। देखते हैं कैसे, क्यों जाना पड़ता है, क्यों आना पड़ता है। तो ये जा सकता है, इसलिए अब ऐसा हो जाता, अभी मैं एटम, देखो अगर ये कम हो रहे हैं मान लेते हैं, तो अभी मैं बोल रहा हूं एटॉमिक नंबर कितना 11 है, फिर पता चला कम हो गया इलेक्ट्रॉन, फिर बोलेंगे नहीं 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 एटॉमिक नंबर 10 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया, कहीं किसी एटम पर इलेक्ट्रॉन आ गया कहीं से, तो बोलेंगे भाई अभी एटॉमिक नंबर चेंज कर दो, ये वाला हो गया। तो एटॉमिक नंबर बार बार तो चेंज नहीं कर सकते थे ना, इसलिए जो चीज फिक्स है उसी को रख दिया। इसलिए प्रोटॉन फिक्स होते हैं, इसलिए एटॉमिक नंबर किससे ना जाने आते हैं? प्रोटॉन के नंबर से। इलेक्ट्रॉन कम बढ़ते रहते हैं तो बार बार हमें एटॉमिक नंबर चेंज करने पड़ते हैं, इसी कारण ये रखा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को क्यों आना पड़ता है, क्यों जाना पड़ता है, इसके पीछे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, तो समझ लेते हैं। भाई ये ना, अब तक जीवन ठीक ठाक था, कोई चार्ज नहीं था इन पे, लेकिन संगत का असर पड़ जाता ना। कभी कभी देखा होगा कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा है पढ़ने में, उसे मतलब नहीं है स्कूल से घर और घर से स्कूल, और पढ़ाई में ध्यान देता है, लेकिन जैसे ही कोई नए स्कूल में जाए और वहां उसे संगत मिल जाए या उसके दोस्त मिल जाए ऐसे जो बंक मारते हो डेली, तो भाई वो धीरे धीरे बच्चा भी उनकी संगत में पढ़ के बंक मारने लगता है और स्कूल की एकेडमिक्स में कमजोर होता रहता है। तो यहां पर भी इनको आदत पड़ रही है भाई। कैसे आदत पड़ रही है समझ लेते हैं। कुछ हमारे पास एक होता है नोबल गैसेस, क्या होती है? नोबल गैसेस होती है। इन नोबल गैसेस, ये नोबल गैस है, इन्हें हम इनर्ट गैसेस नाम से जानते हैं। ये कुछ नोबल गैसेस जो हैं उनमें से कौन से? जैसे कि ऐसे बोलेंगे हम, हिना, नीना और करीना, और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है, हिना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। और इसी हिसाब से क्या है, ये है हीलियम, ये नियॉन, ये आर्गन, ये क्रिप्टॉन, ये जिनॉन और ये रेडॉन, ठीक है। इनके नंबर्स के बारे में बात करें तो ये ठीक। अब अच्छा, क्लास में मैं इन सबके बताने से अच्छा, क्योंकि आपके 10th में इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, तो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसे हटा देते थोड़ी देर में, है ना। 9th 10th में इनकी जरूरत नहीं होती। इनके एटॉमिक नंबर याद रख लो, जैसे ये 2 पर आता है, ये 10 पर आता है, ये 18 पे आता है, आपको सिर्फ इतने रखने हैं। तो हीलियम, नियॉन और आर्गन को समझ लेना, क्योंकि क्लास 10 तक इसकी जरूरत है, बाकी आप नोबल गैसेस को छोड़ दो। अब देखते हैं भाई कि इनका क्या है भाई। इनकी जो आउटर मोस्ट होती है, आउटर मोस्ट सेल का मतलब है किसी एटम के सबसे बाहर वाली जो ये दिखा दे रहा है ना गोल चक्कर, इसी को बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, इसी को वैलेंस सेल बोल देते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे आउटर मोस्ट बोलते हैं बाहरी कक्ष, क्या बोलेंगे? बाहरी कक्ष, ठीक है। तो इनमें क्या है कि ये एटॉमिक नंबर है और इनकी आउटर मोस्ट सेल में सब में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस 8 इलेक्ट्रॉन से क्या फायदा हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन से मतलब है एटॉम जो हमारे पास होता है ना, जो भारी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसे बोलते हैं ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल क्या काम करता है? ऑक्टेट रूल होता है कि आपके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप सेटल होंगे, आप स्टेबल होंगे, आप किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, आपको मतलब नहीं दुनियादारी से। जैसे होता है ना, कभी देखते हैं पड़ोस में या आपका जहां पर भी आप रहते हो वहां पर एक बंदा होगा कि भाई ये बड़ा बंदा नोबल है, बिल्कुल बंदा यार, नोबल मतलब बहुत सीधा साधा बंदा है, किसी से रिएक्ट नहीं करता, कोई भी से कुछ बोलते हो कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करता।
इसी तरह से ये नोबल गैसेस भी ऐसी होती हैं कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, और इनके पीछे कारण ये था कि इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसकी जिद ये हो गई, होता ना कि आपके बगल में कोई पड़ोसी एक नया गाड़ी ले आए, नई गाड़ी ले आए, और आपको क्या लगेगा, अबे गाड़ी ले आया तो बस आपके घर में आप झगड़ा चालू। आपकी वाइफ या बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, पापा हम भी गाड़ी लेंगे, नहीं तो आपको लेनी पड़ जाएगी, चाहे भले ही उसके लिए आपको कर्जा करना पड़ जाए। तो ये पड़ोस का फर्क होता है ना। ये भी कहते हैं सोडियम, क्या कोई भी एटम क्या कहेगा कि यार एक काम करते हैं ना, देखो वो कितने अच्छे, उनको अलग से गिना जाता है भाई नोबल गैसेस, ऐसा बनने का मन करता है। अब नोबल गैस तो बन नहीं सकते, कोई बोले कि सचिन तेंदुलकर बनना चाहता हूं, विराट कोहली बनना चाहता हूं, क्या बन जाएगा भाई? सचिन तेंदुलकर एक ही था, वो बन गया। विराट कोहली एक ही था, बन गया। हाँ, उस जैसा जरूर बना जा सकता है। इतना अच्छा खेलो कि आपको देख के लोग कहें कि सचिन तेंदुलकर जैसा खेलता है या विराट कोहली जैसा खेलता है, ऐसा हो सकता है। तो ये नोबल गैस तो नहीं बन पाएंगे। नोबल गैस जैसी आदतें जरूर आ सकती है इनके अंदर। वो आदतें क्या है कि इनको चाहिए कि भाई हमारे आउटर मोस्ट सेल के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हम भी स्टेबल हो जाएं, हम भी नोबल गैस की तरह काम करने लग जाएं, भाई किसी से रिएक्ट ना करें। बस ये जो इनकी आदत है, ये जिद जो है, ये जो इनकी संगत रहने के बाद जो इनको एक जिद लगी है, उस जिद के कारण आते हैं इन पे चार्ज। अभी हम बात कर रहे हैं सोडियम की, तो सोडियम पे देखते हैं। अभी तक क्या था, जैसे मान लो ये मेरे पास एक सोडियम का स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या था, प्रोटॉन कहां है, न्यूक्लियस पे है। यहां पर कितने होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे, लिखा है 11 प्रोटॉन्स होंगे, और एक इस पर जो हमारे पास सेल है इनर मोस्ट, इस पर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने कहा था कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 इलेक्ट्रॉन है, उनको सजा रखे। अब इसके अंदर कहता है भाई ये आउटर मोस्ट सेल कौन सी हुई, ये वाली, कौन सी, ये बाहर वाली। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहते हैं। पर देखा इनकी मजबूरी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है भाई। अब ये किस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो ऐसा करो भाई सर इनको 7 इलेक्ट्रॉन दे दो, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो जो अंदर वाले जो बैठे ना हमारे राजा साहब, वो कहेंगे और सुन तुम गार्ड हो भाई, मैं 7 बंदों को नहीं हायर कर सकता, 7 बंदों को करूंगा तो और खर्चा बढ़ जाएगा। एक आध की बात होगी चलो बढ़िया है, एक तुम्हारी, अगर तुम रक्षा नहीं कर सकते तुम ऐसा करो तुम ही जाओ। अगर तुम बोलोगे 7 बंदे और लेके आने हैं तो मेरी बस की नहीं है भाई, तुम्हें पैसा वैसा देना, खर्चा देना, है ना। तो मैं एक काम करो, अगर तुम्हारे ऐसा लगता है तुम चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम ही चले जाओ। और 7 बंदे हायर नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये जो न्यूक्लियस में होते हैं ये होल्ड करके रखते हैं भाई। पॉजिटिव एक चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव को कटायन बोलते हैं, नेगेटिव को अनायन बोलते हैं। एक दूसरे पे होल्ड कर रखते हैं ना। ये पॉजिटिव चार्ज है, इन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये होल्ड कर रख रहे हैं। अगर नेगेटिव की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी और ज्यादा बढ़ जाएगी तो पॉजिटिव की बस की नहीं है भाई होल्ड करना, अब वो छोड़ देंगे। अब दूसरी कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन तो आ नहीं सकते। अब दूसरी कंडीशन ये है, काम करो भाई, इलेक्ट्रॉन तो नहीं आ सकते, एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, तू भी चला जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कंडीशन ये है कि एक इस इलेक्ट्रॉन को हटा दो। जब इलेक्ट्रॉन हट गया तो अब इस कमरे की जरूरत है क्या, ये बाहरी जो कक्ष था, ये बाहरी जो आउटरमोस्ट सेल है, इसकी जरूरत है नहीं है सर, इसको भी हटा दो। ठीक है, इसे मैं डिलीट मार देता हूं ऐसे, ये बैठ गया, इलेक्ट्रॉन चला गया। अब मुझे बताओ, अभी सोडियम ही था, अभी ये सोडियम है, लेकिन इसके अंदर प्रोटॉन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रोटॉन तो आज भी 11 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन गिनते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। जो इलेक्ट्रॉन 11 थे, प्रोटॉन तो आज भी 11 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। और इस तरह से अगर सिंपल मैथ समझेंगे तो 11 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। और यही कारण है कि प्लस का चार्ज बनता है तो यहां लगाना पड़ता है क्या, प्लस। अगर किसी एटम पर ऐसा प्लस लिखा आ जाए, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 भी हो सकता है, अगर ऐसा दिखाई देगा तो समझ लेना कि इस पर चार्ज आया है। कैसे चार्ज आया है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, क्योंकि पहले बराबर थे, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो प्लस का चार्ज, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाते तो माइनस का चार्ज। फिलहाल हमें प्लस का चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या कटायन को समझना है तो उसे समझते हैं। क्या बात समझ में आ गई? चलो, तो इसे हम सोडियम नहीं बोलेंगे, सोडियम आयंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोडियम आयंस। ये सोडियम हो गया और ये सोडियम आयन, ठीक है। चलो, तो यहां से आ गया प्लस का चार्ज। अब मैं आपसे ये बोलता हूं कि जिन पे प्लस का चार्ज होते हैं, जिन पर प्लस का चार्ज होता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे भी प्लस का चार्ज बनाता है, इसे छोड़ दिया जाएगा
और बाकी जितने पे प्लस का चार्ज होगा उन सबको किस कैटेगरी में गिनेंगे हम? मेटल की कैटेगरी में गिनेंगे। किस कैटेगरी में? मेटल की कैटेगरी में। इसका मतलब मेटल है वो सारे, जिन पर प्लस का चार्ज होगा वो क्या होगा? मेटल होगा। क्या बात समझ भाई? तो हम कह सकते हैं मेटल होने के लिए उस पर प्लस का चार्ज होना चाहिए। दूसरा, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि जिन पे प्लस का चार्ज होता है या जिनके पीछे अगर ईएम लिखा है, क्या लिखा है? जिन ऐसे वर्ड्स, ऐसे एलिमेंट जिनके जो एंड हो रहे हैं ईएम से, जैसे सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्युमिनियम, इन सब के पीछे क्या हो रहा है? ईएम से एंड हो रहा है। तो ये क्या होंगे? जनरली मेटल्स होंगे। क्या बनाएंगे? मेटल्स होंगे। ये मेटल्स होंगे जनरली। मैंने जनरली इसलिए बोला क्योंकि कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसकी? हीलियम की। अभी तो समझा, हीलियम ये तो भाई नोबल गैस है, इसे छोड़ दो। जैसे जर्मेनियम, जर्मेनियम, जैसे टेलोरियम, टेलोरियम, ठीक है, ये। और ये दोनों क्या है हमारे पास? ये है मेटेलॉइड्स। क्या है? मेटालॉइड्स, मेटेलॉइड्स। तो इन तीनों को अगर देखा जाए, इन तीनों के पीछे भी अम आ रहा है। अगर ये अम आ रहा है तो इन्हें छोड़ के बाकी जितने भी होंगे सारे मेटल होंगे, ठीक है। ये क्या है? मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं वो हम समझेंगे बाद में। फिलहाल अभी हमें इतना समझ में आना चाहिए, या तो प्लस का चार्ज या आपके पास ए, ठीक है। यहां लिखा है भाई 1 से 3 होते हैं। अब ऐसा मान के चलना कि अगर ये 3 होते बाहर आउटर मोस्ट में, 1 से 3 तक, क्यों? आसानी से छोड़ पाएगा ना। एक गार्ड है तभी बोलेगा छोड़ दो भाई। दूसरा, क्योंकि दूसरा भी छोड़ सकता है। तीसरा छोड़ देगा। अब उससे ज्यादा होंगे तो 8 बनाने में फायदा है, उससे ज्यादा होगा तो वो ले सकता है, फिर वहां पे नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो बाहर आउटर मोस्ट में 1 से 3 तक होंगे तो छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, सेल खत्म हो जाएगा और उसका मतलब क्या बन जाएगा? पॉजिटिव आयंस फॉर्म हो जाएंगे। हमने कहा है दे लूज इलेक्ट्रॉन्स इजिली। इलेक्ट्रॉन्स इसलिए इजिली कर पाते हैं क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 1 से ज्यादा होते तो वो 8 बनाने में फायदा है। अगर मान लो 5 होते तो 5 छोड़ने में ज्यादा दिक्कत थी या 3 लेने में? 3 लेने में आसानी से ले सकते थे, इसलिए क्या होगा? इसलिए आसानी से छोड़ पाते हैं, ठीक है। और सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों हो पाए? इलेक्ट्रॉन चले गए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। इनको समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। मैं ये मिटा दूं क्या? चलो आगे देख लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम, और इनकी बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड्स की या कैल्शियम ऑक्साइड्स की, तो ये सब है क्या? जैसे मान लो मैंने कहा सोडियम, ठीक है, सोडियम ले लिया। अब ये रिएक्ट कर दिया किसके साथ? सोडियम मेटल रिएक्ट कर दिया ऑक्सीजन के साथ। अब रिएक्ट करने के बाद क्या हुआ? सोडियम, अब कभी भी लिखोगे ना फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला लिखोगे ऐसे लिखो। अब उसके बाद इसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहा। देखो इस पर चार्ज क्या होता है? +1 का। इस पर क्या होता है? -2 का। दोनों को ऐसे कर दो। जब चार्ज अलग अलग होंगे तो ऐसे कर दो, तो 2 इसके साथ लगा दो, ठीक है, ऐसा। तो यहां पर क्या हो गया? सोडियम ऑक्साइड बना दिया, सोडियम ऑक्साइड बन गया। अभी और लेंगे तो जैसे मैग्नीशियम लिया, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ये बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस पे +2, इस पे -2, दोनों बराबर होते तो ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, अगर ये भी समझना है कि ये +2 कैसे आया, अब जैसे ही +2 पता चलेगा तो क्या होगा? मैग्नीशियम कैसा होगा? मेटल होगा। क्या होगा? मेटल। अगर आपको ये समझना है, हमें सर बता दो सर, पता चल जाए अपने 10 तक की बात समझ में आ जाए कि भाई कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल, तो समझ में आ गया। प्लस पे, जिन पे प्लस का चार्ज होगा वो क्या होंगे? मेटल होंगे, और जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा वो नॉन मेटल हो जाएंगे। प्लस के चार्ज में हमें हाइड्रोजन को नहीं गिनना, हाइड्रोजन को हटा दो, ठीक है। अच्छा, इसी से पता चल जाएगा। क्या हर बार स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है? बिल्कुल, स्ट्रक्चर बनाने से ही कंफर्म हो पाता है, लेकिन फिर भी क्लास 10 तक आप क्या कर सकते हो, ये है ना, आपको ये याद होना चाहिए। ये याद है तो जैसे मान लो आपको कैल्शियम पे चार्ज निकालना है, कैल्शियम पे क्या चार्ज होगा? एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जैसे कैल्शियम पे एटॉमिक नंबर कितना है? 20 है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? कैल्शियम का 20 होता है। तो आपको चेक करना है ये जो 20 है इनमें से किसके नजदीक है? भाई 2 के नजदीक है, 10 के नजदीक है, या 18 के नजदीक है? सर 18 के नजदीक है। 18 के नजदीक है, तो अब आपको बताना है 18 से ये कितना ज्यादा है? ज्यादा है कि नहीं है? ज्यादा है सर। ज्यादा के लगाएंगे कितना, अब कितना ज्यादा है? 18 से 20 कितना ज्यादा होता है? 2 ज्यादा होता है। तो 2 ज्यादा का मतलब प्लस, तो 2 प्लस का चार्ज है।
ठीक है। आपको अगर मैग्नीशियम लिखना है, मैग्नीशियम पता करना है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। क्या होता है? 12। अब 12 किसके नजदीक है सर? 10 के नजदीक है। 10 से कितना ज्यादा है सर? 2। ज्यादा है कम है? ज्यादा है सर, तो 2 ज्यादा है, इस पर 2 प्लस का चार्ज होता है। अगर आपको ऑक्सीजन की पता करनी है, चलो ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन पे क्या होता है एटॉमिक नंबर? 8 होता है सर। 8 होता है, तो ये 8 किसके नजदीक है सर? 10 के नजदीक है। अब बताओ ये 10 से कम है ज्यादा है? सर 10 से 8 कम है। कम है तो कितना कम है? 2 कम है सर। 2 का 2 और कम का मतलब माइनस, तो -2 चार्ज होता है। क्या बात समझ में आई? इस छोटे से ही ये छोटा सा फॉर्मूला जरूर है, इसी से सारी चीजें आपको निकाल लोगे आपके चार्जेस। और कौन से? सिर्फ 10 तक की गारंटी ले रहा हूं। 11th में आपके टीचर नहीं आएंगे, वो उनको तरीका है भाई, वो अपने तरीके से समझेंगे किस तरह से आपको ये निकालना है। ठीक, तो यहां पर हमारे पास ये ऑक्सीजन, और भी कोई लेना चाहे तो आप बना सकते हैं ऑक्साइड। अब ध्यान देना, यहां पर क्या था? ये मेरे पास था मेटल। क्या था? मेटल। और ये ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन था। इन दोनों ने मिलकर जब रिएक्ट करा तो क्या बना दिया? मेटल ऑक्साइड। क्या बना दिया? मेटल ऑक्साइड। इस मेटल ऑक्साइड को हमने पढ़ा था अभी पिछले वाले वीडियो में, मतलब पिछले वाले चैप्टर में, कि भाई जब मेटल ऑक्साइड होंगे ना, वो क्या करते हैं? वो होते हैं हमारे बेसिक नेचर के, बेसिक इन नेचर। वो बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं मेटल के ऑक्साइड्स। और मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। तो मेटल ऑक्साइड्स समझ पाए क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। तो आप तीसरा पॉइंट देखते हैं, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोडियम ऑक्साइड होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है। दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स विथ नॉन मेटल्स। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं भाई? मान लेता हूं इन दोनों के साथ आयोनिक कंपाउंड कैसे होगा? जैसे मैग्नीशियम पे +2 का चार्ज था और इस पर -2 का चार्ज था। जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होकर जो कंपाउंड फॉर्म होता है, हम उसे बोलते हैं आयोनिक फॉर्म। क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड का मतलब समझ पाए? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। और ये क्या होगा? अगर देखते हैं कि अगर मैं अगर और समझूं तो ये मैग्नीशियम क्या हुआ? प्लस का चार्ज है ना भाई, इसे बोलेंगे क्या? मेटल। क्या बोलेंगे? मेटल। और नेगेटिव चार्ज वाले को हम जब नॉन मेटल समझेंगे तो बताऊंगा, फिर भी फिर फिलहाल देखेंगे जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। तो आयनिक बॉन्ड अगर बनाना होगा तो एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा, और इसी कारण ये आयनिक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है। चार्ज बराबर थे इसलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, यहां पर लिखते नहीं है नीचे। ठीक है, यहां पर MgO लिखा है ना, यहां पर मैंने 2 3 थोड़ी लिखा है। यहां पर 2 लिखने का पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे सोडियम था, ठीक है, और ये मेरे पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन पे -2 है, इस पर +1 था। इन्हें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करना होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है कि अगर ये -2 भी खत्म हो जाना चाहिए, पर प्लस के 1 से माइनस का 2 तो खत्म नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो एक काम करो, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का 2 था, कैंसिल आउट हो गया, न्यूट्रल हो गया, और इससे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। 2 से किसे गुना करा है? +1 को। +1 पे +1 का चार्ज किस पे था? सोडियम पे था। इसका मतलब सोडियम को 2 से गुना किया गया होगा और ये बना होगा हमारे पास क्या? ये रहा, इसलिए बना ये सोडियम ऑक्साइड। बात समझ में आई? तो तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट था कि दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विद नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल मिलकर क्या बना लेते हैं? आयनिक कंपाउंड्स बना लेते हैं। तो ये भी बात समझ में आ गई। तो आज की वीडियो में इतना रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज के वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम मेटल्स किसे बोलेंगे। तो एक तो सबसे मोटा मोटा तौर पे क्या है कि जिस पे प्लस का चार्ज आ जाता है उसे मेटल बोलेंगे, हाइड्रोजन को हटा देना। ये हमने कहा था अगर ईएम लिखा है तो जनरली मेटल जो अगर किसी पे लिखा है ईएम उसे हम मेटल बोल सकते हैं, लेकिन उसमें 3 चीजें याद रखना, टेलुरियम और जर्मेनियम और हीलियम, है ना, इसके बारे में बात करना। देखो सुनो, मैं कहता हूं अगर कभी भी आपको सफलता लेट से मिले या आपको समझ थोड़ा सा लेट से आए तो बिल्कुल निराश मत होना भाई। अगर जिनको जल्दी समझ में आता है या जल्दी सफलता मिलती है ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें सफलता या सक्सेस बहुत लेट मिल रही है या उन्हें समझ में बहुत लेट आ रहा है। ठीक है, वो कभी भी नाराज मत होना। क्यों? क्योंकि ये मान लेना कि भाई महल बनने में झोपड़ी बनने से ज्यादा समय लगता है, और ज्यादा समय लगता है तो ज्यादा मजा भी आएगा। अब ज्यादा बड़ी वीडियो या लंबे लेक्चर समझने के बाद भी अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको बहुत मजा आएगा।
मेरा मतलब है जो कभी जिन्हें साइंस से डर लगता है, जिन्हें केमिस्ट्री से डर लगता है, वो भी समझेंगे, उन्हें इंटरेस्ट बनेगा, केमिस्ट्री के टीचर बन जाओगे, स्टूडेंट तक सीमित नहीं हो रहोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समझेंगे आगे इसको। अभी आज की वीडियो में सिर्फ हमने समझा है क्या, हमारे पास डेफिनेशन थी, तो आज हमने सिर्फ केमिकल डेफिनेशन में जो लिखे हुए वर्ड थे उनको समझा है। अब आपको पॉजिटिव आयन का समझ में आया, कैसे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वो समझ में आया, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बॉन्ड्स जो कि आयनिक बॉन्ड होते हैं हमने उनको भी देखा, और साथ में बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं उन्हें भी हमने समझ लिया। तो ये समझा है। अब आगे हम देखेंगे फिजिकल डेफिनेशन को भी समझेंगे, क्योंकि उसके लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।